गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे। भारत की का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासन प्रमुख है। जैसा अपन इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में पढ़ चुके हैं कि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली है और संस्थात्मक शासन प्रणाली होने के नाते यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। यानी कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है और नाम मात्र की मुखिया की भूमिका राष्ट्रपति निभाता है। इस संबंध में यानी राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला दृष्टिकोण है स्वतंत्र राष्ट्रपति सिद्धांत। इस मत का यह मानना है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति एक स्वतंत्र राष्ट्रपति है और वह प्रमुख रूप से अपनी जो भूमिका है उसको क्रियाशील बना सकता है। वह विवेक से जो निर्णय लेना चाहे वो ले सकता है और ऐसी स्थिति में वह मंत्रिमंडल के निर्णयों को ठुकराकर तानाशाह भी बन सकता है। अनुच्छेद 53 का कहना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अनुच्छेद 74 का कहना है राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने के लिए राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करेगा जिसका प्रधानमंत्री होता है। यानी स्वतंत्र राष्ट्रपति सिद्धांत यह कहना चाहता है कि राष्ट्रपति शक्ति संपन्न है, वह विवेक से निर्णय ले सकता है और वह चाहे तो तानाशाही स्थिति को प्राप्त कर सकता है। दूसरा दृष्टिकोण है कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान है। इस संबंध में पंडित नेहरू का कहना है हमने उसे कोई वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की है, यद्यपि उसकी स्थिति को सत्तावान और प्रतिष्ठित बनाया है। यानी राष्ट्रपति के पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं हैं, हालांकि उसकी जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर उसके पास सत्ता भी है, वह प्रतिष्ठित भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी है। यानी जैसे ब्रिटेन का सम्राट है कि जो उसके लिए स्थान खाली छोड़ दिया जाता है वह उस पर हस्ताक्षर करता है या वह केवल एक गोल्डन जीरो मात्र है, उसी तरह से जो भारत का राष्ट्रपति है वो भी एक रबर की स्टैंप है। इस संबंध में कुछ तर्क दिए जाते हैं जो कि राष्ट्रपति को एक नाम मात्र की शासन प्रमुख की भूमिका के रूप में देखते हैं। पहला है भारत में संस्थात्मक प्रणाली है और संस्थात्मक प्रणाली होने के नाते शक्ति उसमें नहीं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित है। दूसरा तर्क है राष्ट्रपति को संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। जो उत्तरदायी नहीं होता वो शक्ति संपन्न भी नहीं होता, क्योंकि जिसके पास शक्ति है वह उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तीसरी बात है मंत्रिमंडल की अगर सलाह राष्ट्रपति ना माने तो संवैधानिक संकट उपस्थित हो सकता है। यानी कि भारत की जो संस्थात्मक ढांचा है, भारत की जो संस्थात्मक व्यवस्था है वह खतरे में पड़ सकती है। और इस रूप में हम यह मानकर चलते हैं कि राष्ट्रपति केवल मात्र संवैधानिक मुखिया है। पंडित नेहरू का कहना है हमारा संविधान राष्ट्रपति को इंग्लैंड के सम्राट या साम्राज्ञी जैसी स्थिति प्रदान करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंत्रिमंडल और संसद के उत्तरदायित्व के प्रश्न को हानि पहुंचेगी। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का मुखिया है। तो दो पक्ष हमने देखे। एक पक्ष है जो यह मानकर चलता है कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, राष्ट्रपति अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए एक संवैधानिक मुखिया से अधिक बन सकता है। और दूसरा तर्क है कि वह संवैधानिक प्रधान है।
अगर हम व्यवहार में उसकी भूमिका देखें तो हम यही कहेंगे कि वह केवल मात्र एक संवैधानिक मुखिया है। उसके द्वारा जो विधेयक आते हैं कानून बनने के लिए, उन पर वो हस्ताक्षर करता है और उसकी जो भूमिका है वह एक संवैधानिक मुखिया की है। अब तक के राष्ट्रपतियों का कार्यकरण इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाता है। हालांकि कुछ अवसरों पर कुछ राष्ट्रपतियों ने विवेकाधिकार का प्रयोग भी किया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को हम एक संवैधानिक मुखिया के रूप में ही देखते हैं। और इस संबंध में उदाहरणों के माध्यम से हम इस बात को साबित भी कर पाएंगे कि हालांकि राष्ट्रपति ने विशेष परिस्थितियों में अपने विवेक के अधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन उसके बावजूद वह एक नाम मात्र के मुखिया के रूप में ही भूमिका अदा करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में भारतीय विधान की व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रपति बहुमत दल के मुखिया को ही प्रधानमंत्री बनाता है और उसके कहने से ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अब तक जो मंत्रिमंडल बने हैं, चाहे हम वर्तमान मंत्रिमंडल को देखें, राष्ट्रपति की भूमिका यहाँ संवैधानिक मुखिया की ही रही है। बहुमत दल ने जिसको नेता चुना वो हमारा प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री ने जिस मंत्रिमंडल का निर्माण किया या जिस मंत्रिमंडल के बारे में निर्देशन दिया वही मंत्रिमंडल आज है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने अपने विवेक के अधिकार का प्रयोग भी किया है। जैसे कि जुलाई 79 में जब मोरारजी देसाई के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो त्यागपत्र देने के साथ ही एक तरह से संवैधानिक संकट उपस्थित हो गया। उस समय राष्ट्रपति ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और उन्हें यह कहा कि वे 20 अगस्त तक विश्वास मत प्राप्त कर लें। लेकिन चौधरी चरण सिंह का चूंकि बहुमत नहीं था, इसीलिए विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। चौधरी चरण सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद वे कभी लोकसभा नहीं गए, यानी लोकसभा का अधिवेशन बुलाने से पहले ही उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया। अब यह समस्या आई कि वैकल्पिक सरकार कौन बनाए, तो उस समय राष्ट्रपति ने अपने विवेक के अधिकार का प्रयोग किया और चौधरी चरण सिंह को ही वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कहा। इसके बाद 1990 में एक और उदाहरण मिलता है जब वीपी सिंह के त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनके पास केवल 54 एमपी का ही समर्थन था। तो यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वह वस्तु स्थिति में केवल एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका ही निभाता है। वो केवल मात्र एक संवैधानिक प्रमुख है, वह एक रबर की स्टंप के समान है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियां आती हैं, जैसे कि अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, या जैसा आपको ये 2 उदाहरण दिए कि उन उदाहरणों के समय कोई राष्ट्रपति के सामने एकदम कोई विकल्प नहीं था, तो उसने विवेक के अधिकार का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह और दूसरी बार चंद्रशेखर को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया या मनोनीत किया। तो विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति विवेक के अधिकार का प्रयोग करता है, लेकिन आम स्थिति में अगर दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो प्रधानमंत्री के मनोनयन में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। उस समय जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा का विघटन। भारत की संसद द्विसदनात्मक संसद है, जिसका उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा का निर्वाचन हर 5 साल के बाद होता है और जैसा आप जानते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल बाद इसके कुछ सदस्य रिटायर होते हैं और नए चुनकर आते हैं। लेकिन लोकसभा हर 5 साल बाद चुनकर आती है और लोकसभा का समय से पहले भी विघटन किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी दल
अपना बहुमत खो देता है तो फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं और इन मध्यावधि चुनावों से पहले लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के विघटन के संबंध में जो उदाहरण भारत की राजनीतिक व्यवस्था में मिलते हैं उसके संबंध में हम ये देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की मर्जी से ही लोकसभा का विघटन करता है। इसमें वह अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में यह कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया की भूमिका ही निभाता है। उसे हम वास्तविक शासक प्रमुख कहें यह सही नहीं होगा। भले ही भारत के राष्ट्रपति का नामकरण अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर रखा गया है, लेकिन जैसा हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति चूँकि वहाँ दीक्षात्मक शासन प्रणाली है इसीलिए वह संवैधानिक मुखिया की भूमिका नहीं निभाता है। वह एक शक्ति संपन्न राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देखा जाता है, जबकि हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के रानी के समान एक नामिक प्रमुख की भूमिका निभाता है। केवल वह विशेष परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। धन्यवाद।